Hello everyone, hope you all are doing well. So today I am going to present you the summary of why nations fail. बेसिकली ये एक बहुत लॉन्ग बुक है और बहुत फुल ऑफ कंटेंट बुक है। इसमें बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ डिस्कस की गई हैं। तो मैं ऑलरेडी इस बुक की समरी बना चुकी हूँ क्योंकि इस बुक में 15 चैप्टर्स हैं और ये काफ़ी लॉन्ग बुक है। तो मैंने इसकी जो समरी है वो एक प्ले लिस्ट की सूरत में बनाई है। हर वीडियो में आपको 2 चैप्टर्स की समरी मिल जाएगी। सो बेसिकली अगर आप वाई नेशंस फेल प्ले लिस्ट पर जाते हैं इस चैनल की, तो आपको वहाँ पे 8 वीडियोज़ मिलेंगी और हर वीडियो में चैप्टर वाइज आपको समरी मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि काफ़ी बार बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है या कोई भी कंसर्न बंदा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 7-8 वीडियोज़ को सुने। काफ़ी दफ़ा होता है कि आपके चैनल आपके मतलब ये जो बुक है ये आपके कोर्स के साथ रिलेटेड होती है, तब आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो इस चीज़ को मतलब मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक और वीडियो बनाई जो सिर्फ 30 मिनट्स की है और उसमें भी मैंने इस चैप्टर के को मतलब जो क्रक्स है, जो स्टोरी है वो मतलब मेन जितना कोई 30 मिनट्स में बता सकते मैंने उससे बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की है। सो बेसिकली मैं उसी तरह एक और उर्दू वर्जन में एक मतलब बुक ये समरी बना रही हूँ जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि वो सब लोग जो मुझे मेरे एरिया से फॉलो करते हैं या मेरे राउंड अबाउट हैं उनके लिए ये वीडियो है, ताकि मैं अगर अपनी नेटिव लैंग्वेज में आपको बताऊंगी तो आई होप कि ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहेगा और मे बी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी सबकी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जो ये किताब है वाई नेशन फेल, इसको लिखा गया है डेरन एसिमोग्लो एंड जेम्स रॉबिन्सन ने और ये एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव बुक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 15 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर जो है वो 5 से 6 सेक्शन में डिवाइड है और हर सेक्शन में हमें 1 या 2 केस स्टडीज़ मिलती हैं। इसी वजह से इस बुक को कवर करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस बुक को इसकी समरी ज़रूर सुने। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल बुक। बट अगर आपको एक ही वीडियो चाहिए तो सो हेयर यू आर एट द राइट प्लेस। सो लेट्स स्टार्ट अ समरी, अ ब्रीफ समरी। सो जो वाई नेशंस फेल जो है ये जो इसके 15 चैप्टर्स हैं, आपको उनके सबके नाम नज़र आ रहे होंगे। यू कैन सी दैट इन ऑन योर स्क्रीन। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है सो क्लोज येट सो डिफरेंट। इसमें ऑथर ने ये बताया कि 2 कंट्रीज जो इतनी करीब हैं वो इतनी डिफरेंट कैसे हैं। मतलब कि ऑथर ये बताना चाह रहा है कि जो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री स्ट्रगल कर रही है डेवलप करने के लिए, अपने आप को अपनी प्रोग्रेस के लिए। लेकिन हमें ये इस जो किताब है वाई नेशंस फेल, इसमें ऑथर ने कहा कि हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या वजह है कि कुछ कंट्रीज सक्सेसफुल होती हैं कुछ नहीं होती, ये डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट करता है। तो इस डिफरेंस के ऑथर ने काफ़ी सारे आंसर्स दिए हैं। तो हम अपनी जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में जो फर्स्ट एग्जांपल दी गई है सो क्लोज येट सो डिफरेंट में, वो है नोगेलस की। नोगेलस बेसिकली एक सिटी है जो कि डिवाइड हो चुका है यूएस और मैक्सिकन बॉर्डर के बीच। एक साइड पे, ऊपर वाली साइड पे नोगेलस एरिजोना है जो कि यूएस में आता है और नीचे वाली साइड पे नोगेलस सोनोरा है जो कि मैक्सिको साइड पे आता है। अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि यहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनका एक ही कल्चर है, वो एक ही क्लाइमेट में रहती हैं, जियोग्राफी उनकी सेम है, सिर्फ एक दीवार से वो दोनों जो सिटीज़ हैं वो डिवाइडेड हैं। लेकिन जो नॉर्थ वाली जो ऊपर वाली साइड है उनके पास बहुत हायर लेवल ऑफ इनकम है, जो नीचे वाली साइड है वो बहुत गरीब है। उनकी हिस्ट्री भी सेम है, उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है सिर्फ वो फ़र्क है। यूएस और मैक्सिको के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस फ़र्क है, उनकी हिस्ट्री सब कुछ सब सेम है। तो ऑथर ये कहना चाहता है कि सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का जो फ़र्क है ना, वो 2 कंट्रीज़ को जो कि इतनी सेम है, 2 जो शहर इतने सेम है उनको इतना डिफरेंट दिखा सकता है। इसके अलावा जो इसमें ऑथर ने एक और केस कोट किया है वो है ब्यूनस एयर्स का, जो कि एक सिटी है जो कि स्पेन के जो कॉलोनाइजर्स होते थे जो आके स्पेन से आए और उन्होंने अमेरिकाज़ में आके एक सिटी बनाया, तो वहाँ पे वो उसको आबाद नहीं कर सके क्योंकि उनका मकसद ये था, वो चाहते थे कि लोग उनके लिए स्लेवरी का काम करें। लेकिन जब लोगों ने रेजिस्ट किया तो फिर उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि स्पेनिश, वहाँ पे माना जाता है कि स्पेनिश ने वहाँ पे बहुत ही मतलब ब्रूटैलिटी के साथ लोगों को मारा, लेकिन लोगों ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। सो यहाँ पे ऑथर ये बताना चाहता है कि जब इंग्लैंड ने भी अमेरिका को कॉलोनाइज़ करने की कोशिश की ना, तो उन्होंने भी फोर्सफुली करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्हें पता चला ना कि लोग फोर्स से उनकी बात नहीं मानेंगे, तो उन्होंने कहा कि चलो इनसे इतना ज़्यादा काम नहीं, इनको थोड़े बहुत राइट्स भी दे दो। इस तरह इंग्लैंड ने लोगों को थोड़े थोड़े राइट्स देने शुरू किए। लेकिन जब उन थोड़े थोड़े राइट्स से लोग इस कदर एम्पावर्ड हो गए कि उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। और इसी वजह से ऑथर कहते हैं कि जो 13 कॉलोनीज़ जो ब्रिटिशर्स यहाँ से जाके वहाँ पे यूएस में जो लोग गए थे, जो आबाद हुए थे, जिनको इंग्लैंड वाले एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने 13 कॉलोनीज़ बना ली थी, फेमस 13 कॉलोनीज़ ऑफ अमेरिका।
अब इन्होंने ये जो 13 कॉलोनी से इनको ब्रिटिशर्स ने कुछ कुछ राइट देने शुरू किए, बहुत थोड़े थोड़े, बट इन राइट्स की वजह से लोगों में अवेयरनेस है। इन्होंने कहा कि ये हमारा हक है, उन्हें सोचने समझने की कोई आई, उनमें एजुकेशन आई, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जो रिबेलियन स्टार्ट कर दी, एहतजाज शुरू कर दिया। और उस एहतजाज से इतना कुछ हुआ कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स तक बात पहुँच गई, अमेरिका आज़ाद हो गया और एक ग्रेट अमेरिका हमारे सामने, जो कि एक सुपर पावर है। सो ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर इंसानों को सिंपल राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, राइट टू प्रॉपर्टी ही मिल जाए तो वो इतने इतने प्रॉस्पेरस नेशंस बन सकते हैं, जैसा कि आज हम अमेरिका में देखते हैं जो कि एक सुपर पावर है। अगर उस वक्त उन 13 कॉलोनीज को कोई भी राइट ना मिला होता और उन्होंने अगर कोई राइट ना मांगा होता तो आज अमेरिका ग्रेट अमेरिका ना होता, बल्कि हो सकता है कि वो इंडिया, जो कि एक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, जिस तरह का एक इंडिया या पाकिस्तान कंट्री है उस तरह का कोई कंट्री होता। लेकिन अगर किसी जगह पे लोग अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं और अपने इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाएं जो कि हर बंदे को सर्व करें, ना कि कुछ 4-5 लोगों को, इलीट्स को, तो वो कंट्रीज़ क्या कर सकती है, सक्सेसफुल हो सकती हैं। इसी तरह जो इसी चैप्टर का एक सेक्शन है इन द टेल ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशंस, इसमें ऑथर ने कहा है कि जो मैक्सिको है वो स्पेनिश रूल के अंडर है, बट जो ब्रिटिशर्स US है वो ब्रिटिशर्स रूल के अंडर है। इसी वजह से इन दोनों में इतना सारा डिफरेंट है। सो ये है चैप्टर नंबर 1। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि है थ्योरीज दैट डोंट वर्क। इस चैप्टर में ऑथर ने ये डिस्कस किया है कि काफ़ी सारी ऐसी थ्योरीज या ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जो लोग कहते हैं कि ये वजह, इस वजह से ना वो लोग बहुत अमीर हैं या वो जो नेशन है ना वो बहुत सक्सेसफुल हैं, कि अमेरिका बहुत वहाँ पे ठंड होती है इसलिए वो अच्छा है, या जो यूरोप है वहाँ पे मौसम अच्छा होता है, अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है इसलिए अफ्रीका लेज़ी हैं। तो ऑथर्स ने कहा है कि ऐसा 4 हाइपोथेसिस हैं जो लोग समझते हैं कि कल्चरल हाइपोथेसिस हो गया, या जियोग्राफी के, कुछ लोग अपनी जियोग्राफी की वो बड़ी एग्रीकल्चर, उनकी ना जियोग्राफी है, वहाँ पे बड़ा अच्छी वो फसलें उग सकती हैं, या कुछ लोग कहते हैं उनका कल्चर बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक को फॉलो करते हैं, उन्हें हर टाइम काम करना पसंद है। तो ऑथर ने 4 मेन हाइपोथेसिस की बात की है कि कल्चर, जियोग्राफी, रिलीजन या इग्नोरेंस हाइपोथेसिस होते हैं, कि लोग समझते हैं कि इन वजह से जो ये जो रीज़न है किसी भी नेशन की कामयाबी या नाकामी का। लेकिन ऑथर कहता है यहाँ पे कि एक जो रिच नेशन या पुअर नेशन है ना, उनके अंदर ये जो फ़र्क है ये उनकी जियोग्राफी, कल्चर, रेस, रिलीजन की वजह से नहीं है, बल्कि ये उनके इंस्टीट्यूशंस की वजह से है। अगर हमने, ऑथर कहते हैं कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि वो लोग जिन्हें राइट इंसेंटिव्स मिले हैं, जिन्हें सही तरह काम करने दिया गया, उन्होंने रिमार्केबल चीज़ें अचीव की हैं। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस किसी अपने लोगों को कोई इंसेंटिव्स नहीं देते तो वहाँ पे ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो जाता है, लोग वहाँ से जाना शुरू हो जाते हैं और वो सोसाइटीज़ फिर सक्सेसफुल नहीं होती। इसी वजह से उन्होंने केस ऑफ नोगेलस एरिजोना और नोगेलस सोनोरा फिर से डिस्कस किया कि एक US में एक मैक्सिको में, दोनों की सेम जियोग्राफी है, सेम क्लाइमेट है, सिर्फ उनमें फिर इतना फ़र्क क्यों है? उनकी तो हिस्ट्री भी सेम है, उनका तो रिलीजन भी सेम है। उन्होंने कहा कि फिर उनमें फ़र्क है उनके इंस्टीट्यूशंस की वजह से। इसी तरह ऑथर्स ने डिस्कस की है एग्जाम्पल ऑफ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में क्या फ़र्क है सिवाय उनकी आइडियोलॉजी के? एक कम्युनिस्ट स्टेट है, एक कैपिटलिस्ट स्टेट है। साउथ कोरिया क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि वो कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक्सट्रैक्टिव नहीं है। फिर इन ऑथर्स ने एक फ़िलासफ़र, हमारे बहुत फेमस फ्रेंच फ़िलासफ़र मोंटेस्क्यू हैं, जो कि ये कहते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं ना, या जो लोग लेज़ी हैं, वो अपने हॉट क्लाइमेट की वजह से होते हैं, वहाँ पे लोगों का दिल नहीं करता काम करने को। लेकिन ऑथर ने इस बात को भी निगेट किया। उन्होंने कहा कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जो रिचेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशंस है ना, वो गर्म इलाकों में थी, ट्रॉपिकल एरियाज़ में थी, जैसे कि मैक्सिको, पीरो, इंडिया, चाइना, इजिप्ट। ठीक है, ये सारी फेमस सिविलाइजेशंस रही हैं जब भी आर्कियोलॉजिस्ट इनको स्टडी करें। तो ऑथर्स ने कहा कि ये सारा कसूर है यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का। फिर उन्होंने ये जो प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक के मुताबिक वो सोशियोलॉजी में ये पूरा एक इस पर वर्क है कि प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक की वजह से लोग ज़्यादा काम करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा काम अचीव करेंगे, अगर उन्हें इस दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी तो उन्हें आगे भी इज़्ज़त मिलेगी। और ऑथर्स ने कहा कि जो अफ्रीका पुअर है वो अफ्रीकन लेज़ी है। उन्होंने ये प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक और अफ्रीकन और लेज़ी इन दोनों को निगेट किया। उन्होंने कहा कि जो कल्चर है ना, वो किसी भी जगह की पॉवर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता, किसी भी कल्चर की वजह से लोग गरीब या अमीर नहीं होते। अब उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पे लोग काम करना छोड़ देते हैं, इसकी वजह से ये होता है कि उस जगह के लोग, उस मुल्क के लोग, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस लोगों को कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दे रहे होते, कोई इंसेंटिव्स नहीं दे रहे होते, लोगों का फिर काम करने को दिल भी नहीं करता, उनकी राइट एजुकेशन भी नहीं होती। इसी तरह उन्होंने रिलीजन को भी निगेट किया। लोग कहते हैं कि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सीरिया या इराक,
इराक या ईरान ये इस वजह से अनसक्सेसफुल हैं इस्लाम की वजह से, लेकिन ऑथर्स ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ इस वजह से अनसक्सेसफुल हैं क्योंकि वो ऑटोमन्स के अंडर, मतलब कि जो ऑटोमन एम्पायर था उसके अंडर आती थी या फ्रेंच एम्पायर के अंडर आती रही हैं। तो इसकी वजह ये थी कि जो ऑटोमन एम्पायर था या ये जो दूसरे एम्पायर से, ये सारे अथॉरिटेरियन स्टाइल थे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो एक्सट्रैक्टिव थे, इन्होंने लोगों को एम्पावर्ड होने ही नहीं दिया। तो इस वजह से ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो गरीब है, ना कि किसी रिलीजन की वजह से। तो इसी तरह ऑथर ने कहा कि जो इग्नोरेंस हाइपोथेसिस, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग गरीब है क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियंस इग्नोरेंट है, उन्हें पता नहीं है कि कैसे अच्छे पॉलिसीज़ बनानी है। तो ऑथर ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल एक अफ्रीकन कंट्री की कोट की, जो कि आपको सारी केस स्टडी मिल भी जाएगी प्लेलिस्ट में। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा उसका क्रक्स बता देती हूँ कि उन्होंने एग्जाम्पल कोट की है एक प्रेसिडेंट क्वामे नक्रूमा की, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट है, और उन्होंने एक मैंगो की फैक्ट्री लगा दी उस एरिया में जहाँ पे आम ग्रो ही नहीं करते। तो इससे ऑथर ये कहते हैं कि उस प्रेसिडेंट ने ये इस वजह से नहीं किया था क्योंकि वो इग्नोरेंट था, उसको पता नहीं था कि कैसे करना, उसमें कम अक्ल थी। उन्होंने कहा वो उसने इसलिए किया क्योंकि उसके अपने मटेरियल इंटरेस्ट थे, उसने वहाँ से लोगों से वोट लेने थे, जो फॉरेन एड आ रही थी उससे उसने वो कंपनी लगाई बताने के लिए कि मैंने कंपनी लगाई। उसने ये इग्नोरेंस से नहीं किया, उसको बहुत कुछ पता था, उसने ये किया क्योंकि वो करप्ट था, ठीक है। वो अपने उसका जो इंस्टीट्यूशन था वो एक्सट्रैक्टिव था, उसने अपने फ़ायदे का सोचा। तो चैप्टर 2 में ऑथर ने बेसिकली ये हाइपोथेसिस डिस्कस किए हैं। अब हम चैप्टर 3 पे जाते हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। इस चैप्टर ने ऑथर ने डिस्कस किया है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का केस, कि कैसे 50 साल के अंदर अंदर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की डेवलपमेंट में इतना फ़र्क आ गया, ठीक है। साउथ कोरिया इतना अमीर है, नॉर्थ कोरिया इतना गरीब है। यहाँ पे एक स्टोरी डिस्कस की कि एक भाई जो कि नॉर्थ कोरिया में रहता था, जब वो अपने भाई से मिला जो कि साउथ कोरिया में रहता था, अब जो भाई साउथ कोरिया में रहता था वो बड़ा रिच था, उसने कहा कि चलो मेरा भाई इतना गरीब है, उसने उसे कुछ पैसे और एक कोट दिया। लेकिन जो भाई नॉर्थ कोरिया में रहता था उसने वो लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं ये लूँगा तो मेरी गवर्नमेंट मुझसे ये जब्त कर लेगी। तो इतने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ कोरिया के, और ये इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है साउथ कोरिया के। इस वजह से उनकी डेवलपमेंट में इतना फ़र्क है, इस वजह से उनकी एजुकेशन में इतना फ़र्क है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं या नहीं, बट साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को है। तो ऑथर कहता है कि जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है ना, जो सबको कहते हैं कि आप हम सब लोग एक जैसे हैं, बराबर हैं, वो ही फिर मुल्क में खुशहाली लेके आते हैं। इसी तरह जो लास्ट सेक्शन है जिसमें एक्सट्रैक्टिव और इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे बात की, उसमें ऑथर कहता है कि जो एब्सोल्यूटिस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जहाँ पे एक ही बंदा रूल कर रहा होता है, उसी की चल रही होती है, उस तरह के मुल्कों में, उस कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी एक्सट्रैक्टिव ही बनते हैं। फिर वो कंट्रीज जहाँ पे प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहाँ पे रियल तरीके से एक डेमोक्रेसी होती है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और फिर वही मुल्क जो होते हैं वो तरक्की करते हैं। सो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 3 था जिसमें ऑथर ने ये चीज़ें डिस्कस की। आगे जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है स्मॉल डिफरेंसेस एंड क्रिटिकल जंक्चर्स द वेट ऑफ हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 4 में ऑथर ने डिस्कस किया है यूरोप को ही दोबारा से। ऑथर ने यहाँ से बात शुरू की कि 14th सेंचुरी में एक बीमारी फैलती है जिसका नाम था ब्लैक डेथ। उस बीमारी वो पूरे यूरोप में फैल जाती है और उससे बहुत ज़्यादा जो आम आदमी होते हैं वो मर जाते हैं, वर्कर्स मर जाते हैं, किसान मर जाते हैं। तो अब किसान मर गए होते हैं तो वो बहुत कम रह जाते हैं नंबर में। तो 1381 में 1381 में एक एहतजाज होता है जिसमें जो फार्मर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो कहते हैं कि हमें हमारे राइट्स दो, हमें ये फलां राइट्स, तो कुछ राइट्स वो मांगते हैं। तो अब वो क्योंकि कम होते हैं नंबर में तो उनकी ज़रूरत होती है लैंडलॉर्ड्स को, तो वो उनकी बातें मान लेते हैं। तो जो वेस्टर्न यूरोप के इंस्टीट्यूशंस थे सारे, तो वो मतलब इंग्लैंड हो गए या और भी जो वेस्ट साइड पे इंस्टीट्यूशन यूरोप में थे, वो लोग इस बात को मान लेते हैं और वो वर्कर्स को थोड़े से राइट्स और दे देते हैं। लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप है उनका वो वर्कर्स पे बहुत टाइट कंट्रोल होता है, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ मर गए या नहीं मरे। वो कहते हैं हम आपको कोई राइट नहीं देंगे, बल्कि वो उनकी सैलरीज को और कम कर देते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो वेस्टर्न यूरोप वो देखें कि आप कितना तरक्की याफ्ता है इंग्लैंड, और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ किस कदर मतलब गैर तरक्की याफ्ता है। तो इससे ऑथर ने ये बताया कि इसी वजह से जो फिर कंट्रीज़ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की तरफ मूव हुई, जैसे कि किसानों को हक जो मिलना, उसका मतलब ये है कि वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है अब वो दूसरों को राइट देने के लिए आमादा हो गए, तो वो इंक्लूसिव बन गए। इसीलिए फिर उन कंट्रीज़ ने आगे आगे जा के फिर आपने देखा कि कैसे इंग्लैंड में लोग अपने राइट्स पे आए, किंग से सवाल होना शुरू हो गया। फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई 1688 में, जिसको ग्लोरियस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें एक खून का बूंद भी नहीं बहा था, ठीक है ना, एक खून के कतरे के बिना ही एक रेवोल्यूशन आई, इस कदर खूबसूरत रेवोल्यूशन। और मोनार्क ने अपनी सारी जो पावर्स थी वो पार्लियामेंट को शिफ्ट कर दी, इतनी खूबसूरत रेवोल्यूशन, इसीलिए इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। इट इज़ नॉट लाइक द रेवोल्यूशन ऑफ रशिया और फ्रांस।
तो इसी वजह से जो इंग्लैंड के इंस्टीट्यूशंस बने वो इंक्लूसिव बने। और ऑथर कहता है कि ये वो स्मॉल डिफरेंस था जिसकी वजह से इंग्लैंड बाकी सारी कंट्री से स्टैंड आउट हो गया और इंग्लैंड ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेड किया। इसी तरह ऑथर ये बताता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बताते हैं कि कौन सी कंट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करेगी। इसी वजह से जो डिफरेंस हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड की प्रॉस्पेरिटी फ्रांस और स्पेन की प्रॉस्पेरिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क है। और फिर ऑटोमन एम्पायर जैसी कंट्रीज है जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अडॉप्ट ही नहीं किया। स्मॉल डिफरेंसेस लेकिन क्रिटिकल जंक्चर्स पे लिए गए, मतलब अहम मौक़ों पर लिए गए जो स्मॉल फैसले होते हैं ना, वो कितना फ़र्क डाल देते हैं किसी नेशन के राइज और फॉल में। चैप्टर नंबर 5 जो कि आई हैव सीन द फ्यूचर एंड इट वर्क्स ग्रोथ अंडर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर में ऑथर ने ये डिस्कस किया है, मतलब यूएसएसआर जो कि रशिया होता था उसका केस डिस्कस किया है। इसमें बेसिकली एक जर्नलिस्ट होता है जिसका नाम लिंकॉलन स्टेफन्स होता है। ये एक यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट होता है। तो यूएस वाले इसको भेजते हैं यूएसएसआर टू लेनिन का इंटरव्यू करने के लिए। जब ये लेनिन का इंटरव्यू करने जाता है तो ये इससे उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में सवाल करता है, वो इसको जवाब दे देता है। अब जब ये रिपोर्टर वापस आता है ना तो ये वापस आके कहता है कि आई हैव सीन द फ्यूचर एंड इट वर्क्स। और ये कहता है कि इसके कहने का मकसद ये है कि लेनिन ने जो सोचा हुआ है अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर वो यूएसएसआर को बहुत ऊपर लेके जाएगा और ऐसा ही हुआ। यूएसएसआर 1960s तक उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन ऑथर कहता है कि इसने लिटरली आई हैव सीन द फ्यूचर इट वर्क्स एंड ये लिटरली इट डिड वर्क फॉर यूएसएसआर, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं था, मतलब ये दायमी नहीं था, ये एक बहुत ही आर्जी सा था, मुस्तकिल नहीं था। इसी वजह से यूएसएसआर अपने इकोनॉमिक फॉल डाउन की वजह से कोलैप्स हो गया। फिर ऑथर कहता है कि जो एक्सट्रैक्टिव सोसाइटीज़ होती हैं उनमें जो भी काम होता है वो उनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है ना, जो पहले से मौजूद कोई टेक्नोलॉजी होती है उसी पे वो कर रहे होते हैं। उनकी जो काम होता है ना वो किसी नई से नई टेक्नोलॉजी पे नहीं हो रहा होता। इसी वजह से जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़ होती हैं वो बढ़ती रहती हैं आगे, लेकिन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली जो एक्सट्रैक्टिव सोसाइटीज़ होती हैं वो एक हद तक कामयाब हो भी जाएं पर उनकी कामयाबी रुक जाती है, जैसा कि हमने यूएसएसआर में देखा। इसी तरह ऑथर ने इस चैप्टर में लेले और बुशोंग पीपल के बारे में बात किया। एक के जो चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्टिव हैं, दूसरे की इंक्लूसिव है, तो एक की कामयाबी थोड़ा अर्से चलेगी फिर रुक जाएगी। इसी तरह लॉन्ग समर में ऑथर ने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन पे काम किया है कि हमें ऐसी ऐसी माया सिटी स्टेट्स और ऐसी ऐसी एम्पायर्स मिलते हैं जो माइटी एम्पायर्स रह चुके हैं, लेकिन वो क्यों ख़त्म हो गए? वो इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस पे बेस्ड थे। उन पर फ़ायदा एक बंदे को हो रहा था या कुछ चंद लोगों को हो रहा था, सबको नहीं हो रहा था। इसीलिए एक हद तक फ़ायदा लोग देते रहे, लेकिन एक पॉइंट पे आके फिर वो सब ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जिसका नाम है ड्रिफ्टिंग अपार्ट, मतलब कि मूव करना, ड्रिफ्ट करते दूर चले जाना। सो इस चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस किया है कि वीनस जो बहुत ज़्यादा एक प्रॉस्पेरस किस्म का, खुशहाल किस्म का सिटी था 9th और 10th सेंचुरी में, लेकिन बाद में वो एक ऐसा शहर बन गया जिधर सिर्फ एलिट्स को ही फ़ायदा मिलता था। इसीलिए वह अब एक म्यूज़ियम बन के रहेगा। लोग वहाँ पर सिर्फ सियाह व तफरी के लिए जाते हैं, वो कोई इकोनॉमिक हब नहीं है अब। ऑथर ने डिस्कस किया कि वीनस का एक सिस्टम होता था जिसको कोमेंडा सिस्टम कहते थे। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करती है, उनके कामों पे पैसे लगाती है, फिर क्या होता है कि उनके बिजनेसेस एस्टेब्लिश करती है, लोन्स देती है, उनको एम्पावर करने का एक तरीका होता है। लेकिन जब एलीट्स ने देखा ना कि आम बंदों को इतना फ़ायदा हो रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलीट्स ये चाहती है, एक एलीट क्लास जो आपकी होती है वो चाहती है कि सारा मार्जिन मुझे मिले, हर वर्कर को उतना ना मिलने लग जाए। तो उन्होंने इस चीज़ को स्टॉप करवा दिया। और इसी तरह जो वीनस का ग्रेट काउंसिल था ना उसमें कोई भी बंदा आके मतलब आ सकता था, आम बंदे के लिए भी था। इट वॉज अ काइंड ऑफ मतलब जमहूरी था, डेमोक्रेटिक था। लेकिन जो एलीट्स थे उन्होंने इसका रास्ता रोका और उन्होंने इसका रूल ऐसे चेंज किया कि अब उसमें सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही आएंगे। तो उन्होंने उसको एक शाही खानदान तक महदूद कर दिया, उसको एक अरिस्टोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनके सारे इंस्टीट्यूशंस एक्सट्रैक्टिव बन गए। इसी वजह से ऑथर कहते हैं कि अब वो एक इकोनॉमिक हब की जगह एक सिर्फ म्यूजियम बन के रह गया। इसी तरह ऑथर ने डिस्कस किया रोमन एम्पायर्स को, रोमन वर्च्यूज़ और रोमन वाइसेस के अंदर, कि कैसे माइटी एम्पायर जो कि इतने खुशहाल थे वो कैसे सिर्फ ख़त्म हो गए। और इसी में ऑथर ने बताया कि 9th और 10th सेंचुरी में या उसके बाद तक भी जो रोमन एम्पायर था वो एक बहुत माइटी एम्पायर था, लेकिन इंग्लैंड तो कुछ भी नहीं था उस वक्त। लेकिन 18th सेंचुरी में जिस कंट्री ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेड किया वो इंग्लैंड था। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने अपने इंस्टीट्यूशंस पर काम किया, इंग्लैंड ने अपने इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव बनाया, उसने लोगों को
आगे आने का मौका दिया। इसी तरह अगर हम डाइवर्जिंग पाथ्स पे देखें, जो कि आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का, उसमें ऑथर ने डिस्कस किया है कि जो डिफरेंट नेशंस होते हैं वो डिफरेंट पाथ लेते हैं सक्सेस के लिए, और जो राइट पाथ लेते हैं ना वही इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते हैं, और वही फिर उन्होंने ही फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फ़ायदा उठाया। और जिन्होंने गलत लिया वो सिर्फ ड्रिफ्टिंग अपार्ट, मतलब जो सही डिसीजंस वाले ऊपर ऊपर सही सक्सेस की तरफ जाते रहे और गलत डिसीजन वाले नीचे नीचे फॉल डाउन की तरफ जाते रहे, इसीलिए इसे कहते हैं ड्रिफ्टिंग अपार्ट। चैप्टर नंबर 7 जो कि एक टर्निंग पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ऑथर ने डिस्कस किया है एक केस इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड में एक प्रीस्ट था जिसका नाम विलियम ली था। उसने एक निटिंग मशीन इन्वेंट की कपड़ों वाली 1589 में। जब क्वीन एलिजाबेथ वन और किंग जेम्स वन को ये पता चला कि उसने मतलब ये इन्वेंट किया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, बट उन्होंने उसको उसका पेटेंट नहीं दिया। उन्होंने उसको, पेटेंट हम कहते हैं जब कोई बंदा इन्वेंशन करता है तो वो कहा जाता है ना कि ये इसकी इन्वेंशन है, ठीक है, ये उसका पेटेंट होता है। लेकिन उन्होंने विलियम ली को पेटेंट देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें एक डर था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। जो भी ऑथर कहता है कि जो इनोवेशन होती है ना किसी कंट्री में, कि आम बंदे ने इतनी बड़ी ईजाद कर दी, तो ये चीज़ जो एलीट होते हैं ना उस जगह, उनको ये चीज़ डराती है। वो कहते हैं कि हम ही पावर में रहे, हमारा ही कंट्रोल रहे, आम लोगों का नहीं। तो ऑथर कहता है कि इसी वजह से इंग्लैंड में एक एवर प्रेजेंट एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, इंग्लैंड में भी और हमेशा से हर जगह पे वो होता है प्लूरलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म के दरमियान। मतलब कि एक लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सब लोग इक्वल हों, और एक लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बस 2-4 बंदों की ही हेजेमनी कायम रहे। इसी वजह से जो इस कन्फ्लिक्ट की वजह से इंग्लैंड मजबूर हो गया और वहाँ की मोनार्की को लोगों को राइट देने पड़े, जो कि सबसे पहला एक राइट्स का चार्टर है वो मैग्ना कार्टा है। उसके बाद वहाँ पे पार्लियामेंट बनी, पार्लियामेंट ऑफ एलीट, वहाँ पे लोगों के पास राइट है। एब्सोल्यूटिज्म के सामने प्लूरलिज्म आना शुरू हो गया, और इंग्लैंड में जो अरिस्टोक्रेसी थी उन्होंने कहा कि हमें पार्लियामेंट चाहिए। पार्लियामेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आते गए, और फिर इसी वजह से 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई जिसमें क्राउन ने अपनी सारी पावर पार्लियामेंट को दे दी। अब पार्लियामेंट के पास पावर थी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाने की। पार्लियामेंट इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए और इसी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। तो ऑथर ने कहा कि जो लास्ट सेक्शन है जिसमें ऑथर कहता है कि वाई इन इंग्लैंड, उसको ऑथर कहता है कि इंग्लैंड ने इस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लीड किया क्योंकि उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूसिव थे, बल्कि और बाकी दुनिया में ऐसा नहीं था। और ऑथर ने कहा कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वजह से। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 8 है, नॉट ऑन आर्ट टर्फ, बैरियर्स टू डेवलपमेंट, इस चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस किया है एक गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का केस, जो कि गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत ही फेमस प्रेस है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी, लेकिन ऑटोमन एम्पायर ने इसको बैन कर दिया। ठीक है, इस ऑथर कहता है कि 300 साल तक, मतलब प्रिंटिंग प्रेस के आने के 300 साल तक भी ऑटोमन एम्पायर ने इसको अलाउ नहीं किया कोई बुक पब्लिश करना है। इसी वजह से जो ऑटोमन एम्पायर में लिटरेसी रेट था वो रेस्ट ऑफ द यूरोप की निस्बत बहुत कम हो गया। वहाँ पे जो भी किताबें थी वो लिखी जाती थी हाथ से, और उन्होंने प्रिंट नहीं होने दिया। इसी वजह से ऑथर कहता है कि जो 2 काइंड ऑफ सोसाइटीज़ होती हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को रेजिस्ट किया, पहली वो सोसाइटी थी एब्सोल्यूटिस्ट रिजीम जैसे कि ऑटोमन एम्पायर हो गया, और दूसरी वो सोसाइटीज़ थी जिनमें सेंट्रलाइज स्टेट ही नहीं थी, जैसे अफ्रीकन, जहाँ ग्रुप्स हों, कोई एक सेंट्रलाइज स्टेट ना हो बल्कि 3-4 ग्रुपों अंदर सिविल वॉर चलती रहे, तो उन सोसाइटीज़ में भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। इसी तरह ऑथर कहता है कि जो स्मॉल डिफरेंसेस है वो रियली मैटर करते हैं। जैसे स्पेन जो था वो टाइम के साथ साथ ज़्यादा एब्सोल्यूटिस्ट बनता रहा, लेकिन जो इंग्लैंड था वो इंक्लूसिव बनता रहा। इसी तरह जो सेक्शन है नो शिपिंग अलाउड, इसमें ऑथर ने डिस्कस किया है चाइना का केस, कि जो सोंग डायनेस्टी तक चाइना बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, लेकिन मिंग और छिंग डायनेस्टी ने इनोवेशन को बिल्कुल बैन कर दिया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसी वजह से चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है एंड्यूरिंग बैकवर्डनेस, इसमें ऑथर ने कहा है कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं ना वो क्रिटिकल जंक्चर्स को डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करती हैं। कुछ ने अलाउ किया अपने सिटीजन्स को, इंसेंटिव्स दिए और कहा इनोवेशन करो, वो सोसाइटीज़ फिर सक्सेसफुल हो गई। कुछ सोसाइटीज़ ने कहा कि नहीं हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हम एब्सोल्यूटिज्म पे ही रहेंगे, जैसे कि ऑटोमन, इसीलिए फिर वो एम्पायर्स उनका फॉल डाउन हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और ऑथर कहता है कि जो स्मॉल इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस है ना उससे बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 8 था। चैप्टर नंबर 9 जैसे कि रिवर्सिंग डेवलपमेंट है, इसमें ऑथर ने यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की बात की है। उन्होंने कहा कि जैसे सबसे पहले इंडोनेशिया की एग्जांपल्स कोट की गई हैं कि जब कॉलोनियल पावर ने
इंडोनेशिया का एक आइलैंड था, मोलोकन आइलैंड, वहाँ वो फेमस अपने स्पाइसेस के लिए। तो जब कॉलोनियलिस्ट जो पावर्स थी इन्होंने कहा कि आप हमें अपनी स्पाइसेस दें, लेकिन उन वहाँ के लोगों ने देने से इनकार कर दिया, तो कॉलोनियलिस्ट पावर ने उनको बिल्कुल मार दिया, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन को। तो इस चैप्टर में ऑथर ये बताता है कि जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म है उसने भी बेसिकली जो पुअर नेशन हमें नज़र आते हैं ना, उनकी जो नाकामी है उसके पीछे एक यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का भी हाथ है। इस चैप्टर में ऑथर डिस्कस करता है कि जो यूरोपियन पावर्स है ना, उन्होंने अफ्रीकन लोगों को एज अ स्लेव ही यूज़ किया अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे चाइना में ओपियम सप्लाई किया, उन्होंने अफ्रीका से स्लेव्स ले गया, उनको जाके अमेरिका काम करवाया। तो वो ऑथर कहता है कि जो कॉलोनियलिस्ट जो थे उन्होंने ड्यूल इकोनॉमीज बनाई, एक तबका ऐसा बना दिया जो अमीर था, एक तबका ऐसा बना दिया जो गरीब था। ये भी उन्होंने साउथ अफ्रीका के केस में किया। इसी तरह इस सेक्शन में जो कि डेवलप एंड रिवर्स्ड, इसमें ऑथर डिस्कस करता है कि यूरोप में जो इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, जो कॉलोनियलिज्म था, जो कॉमर्स थी, उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेके आई। लेकिन जिन मुल्कों में इन्होंने कॉलोनियलिज्म किया, इंडिया हो गया, बरसगीर हो गया, या अफ्रीका हो गया, या ये ईस्ट एशियन स्टेट्स होगी, इनमें जो भी इंस्टीट्यूशंस बने वो हाईली एक्सट्रैक्टिव बने, क्योंकि जो इंग्लैंड था वो ये नहीं चाहता था कि वहाँ के लोग भी उतने ही खुशहाल हों, बल्कि उन्हें वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा था। तो वो अपने मुल्क में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाते रहे, लेकिन बाहर उन्होंने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाए। ऑथर कहता है कि जो डच थे उन्होंने इंडोनेशिया में ये किया, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में यही किया। सो ये सारी एग्जांपल्स हमें ये बताती हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो काफ़ी बार जो अंडर डेवलपमेंट है अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसका एक रीज़न बन सकती है, जैसे कि यूरोपियन कॉलोनियलिज्म बनता रहा है। चैप्टर फ्यूजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। इस चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस किया है केस द ऑनर अमंग थीव्स। इसमें ऑथर कहता है कि एक बार ऐसा होता है कि दो कन्विक्ट्स होते हैं, दो मुजरिम होते हैं, एक का नाम हेनरी होता है, एक का नाम सुजैन होता है। वो जेल में मिलते हैं और वहाँ पे मतलब उनकी शादी हो जाती है, लेकिन लॉ के मुताबिक अब उन दोनों ने सेपरेट हो जाना होता है। लेकिन वहाँ पे एक फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो मतलब लोगों के भले के लिए काम करते हैं, एक खिदमतगार होता है, तो वो उनका केस ले लेता है और उनको वो जेल से छुड़वाता नहीं है, बट वो उनको कहता है कि मैं इनको अपने काम के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो वो उनको एक पैकेज देता है और उसको कहता है कि आपने इसको ऑस्ट्रेलिया डिलीवर करना है। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया डिलीवर करने जाते हैं पैकेज, तो रास्ते में वो पैकेज चोरी हो जाता है। अब ये जो मुजरिम होते हैं वो उन्हें लगता है कि जो शिप का कैप्टन है उन्होंने ये वाला पार्सल चोरी किया, लेकिन ब्रिटिश लॉ के मुताबिक वो तो खुद मुजरिम है, तो वो उस कैप्टन को सू नहीं कर सकते, उस पर कोई केस नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास कोई लीगल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे, तो जब वह ऑस्ट्रेलियन लॉ के मुताबिक वो उस कैप्टन को सू भी कर सकते, तो उन्होंने किया, और कोर्ट ने जो फैसला था वो इन मुजरिमों के ही हक में दिया और उस कैप्टन को कहा कि इनका पैकेज लुटाओ। तो इस स्टोरी का बेसिकली मकसद ये था कि ऑथर हमें ये बताना चाहता है कि ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस कितने इंक्लूसिव थे। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया उन चंद ममालिक में आता है जिन्होंने सबसे पहले लोगों को राइट ऑफ वोट दिया। इंग्लैंड ने भी लोगों को राइट ऑफ वोट दिया, लेकिन ग्रेजुअली, इसी वजह से जो इंग्लैंड के इंस्टीट्यूशंस है वो इंक्लूसिव बने। इसी तरह इसी चैप्टर के अगले सेक्शन में ऑथर ने डिस्कस किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले तक फ्रांस के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत ही एक्सट्रैक्टिव थे, और लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई तो लोगों को राइट्स मिले, ज्यूइश पीपल को भी राइट मिले, उनको पहले कोई राइट नहीं मिलते थे, लेकिन नेपोलियन उनको राइट्स दिए। फिर इसी तरह ऑथर ने डिस्कस किया कि जापान में भी जो बहुत एब्सोल्यूटिस्ट निज़ाम था, लेकिन वहाँ पे भी मेजी रेस्टोरेशन के बाद एक इंक्लूसिव सिस्टम बन गया। इसी तरह ऑथर ने अपना ये जो सारा आर्ग्यूमेंट्स है वो समराइज़ करते हुए कहा है कि इंग्लैंड ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इसलिए लेड किया क्योंकि उसके इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव थे, और ऑथर ये कहता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो उन्हीं मुल्कों में ज़्यादा फैली, मतलब उन्हीं दूसरे ममालिक ने इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जिनके पास पहले से इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इंक्लूसिव थे। इसीलिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो ऑस्ट्रेलिया या यूएस इन कंट्रीज़ ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया, लेकिन यूरोप की जो एक्सट्रैक्टिव कॉलोनीज थी जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिनमें इंस्टीट्यूशंस को यूरोप ने बनने ही नहीं दिया इंक्लूसिव, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ भी गई तो उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह ऑथर कहता है कि जो ईस्टर्न यूरोप में और जो ऑटोमन एम्पायर में जो रिजीम्स थे वो भी बहुत एब्सोल्यूटिस्ट थे, और उन्होंने भी इनोवेशन को बैन रखा, इंस्टीट्यूशंस को एक्सट्रैक्टिव रखा, क्योंकि वो खुद पावर में रहना चाहते थे। इसी तरह फ्रांस ने भी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फ़ायदा उठाया, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनके इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूसिव हो चुके थे। लेकिन चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन से फ़ायदा नहीं उठाया क्योंकि उसके इंस्टीट्यूशंस एब्सोल्यूटिस्ट थे। इसी तरह जापान ने इस रेवोल्यूशन से फ़ायदा उठाया क्योंकि जापान के इंस्टीट्यूशंस मेजी रेस्टोरेशन के बाद इंक्लूसिव हो चुके थे। तो ये बेसिकली ऑथर ने इस पूरे चैप्टर में एक रूट्स ऑफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी पे एक रोशनी डाली है।
उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वर्चुअस सर्कल, इस चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस किया इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को। ऑथर ने फिर से इंग्लैंड से ही स्टार्ट किया। उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा मतलब एक जो विग पार्टी थी इंग्लैंड की, बड़ी फेमस पार्टी, मतलब ये उन पार्टीज़ में थी जो पार्लियामेंट को राइट दिलवाने में सबसे आगे थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन के दौरान। तो लोगों ने इस पार्टी को बड़ा सपोर्ट किया था, लेकिन पावर में आने के बाद क्योंकि पावर करप्ट करती है, तो इस पार्टी ने भी जो फैसले थे वो अपने फ़ायदे के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। लेकिन जब इन्होंने ऐसा किया तो लोग खड़े हो गए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों ने कहा कि नहीं, अब वैसे नहीं, अब हमारे इंस्टीट्यूशन इंक्लूसिव, अब हम वापस एक्सट्रैक्टिव की तरफ नहीं जाएंगे। तो ऑथर ये कहना चाहता है कि जब एक सोसाइटी एक्सट्रैक्टिव जो एक सर्कल है इससे बाहर निकल आती है ना, जब उसको अपने राइट्स का पता चल जाता है, जब वो एक दफ़ा इंक्लूसिव हो जाती है, तो फिर वो दोबारा हर किसी को ये काम नहीं करने देती कि मुझे एक्सप्लॉइट करो। इसी तरह ऑथर ने डिस्कस किया है केस ऑफ यूएस के जब प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उन्होंने एक न्यू डील प्रोग्राम पास किया था ग्रेट डिप्रेशन के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके काफ़ी ज़्यादा इस प्रोग्राम पे क्वेश्चंस अराइज कर दिए कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें रीज़नेबल नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने कोशिश की कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसको रीअरेंज करें, उसको चेंज कर दें, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को स्टॉप कर दिया। तो इससे पता चलता है कि जब इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन किसी मुल्क में हो ना, तो वो किसी एक बंदे को मिसयूज़ नहीं करने देते पावर का। पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोका, जब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को साइड पर करने की कोशिश की तो कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को रोक दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंटेंट है जो आप अपने किसी भी पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, यूएस हिस्ट्री के पेपर में भी कोट कर सकते हैं कि कैसे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं किसी मुल्क को चेक्स ऑन पावर रखने के लिए। ऑथर मेंशन किया है कि इस तरह के इवेंट्स और कंट्रीज़ में भी हुए हैं, जैसे कि अर्जेंटीना में, पेरू में, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट्स की रूलिंग है वो अपने मुताबिक चेंज कर ली। आपने इस तरह के केसेस पाकिस्तान में भी देखे होंगे, लेकिन उन्होंने क्यों चेंज कर ली? क्योंकि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस थे ना वहाँ पे, उन्होंने उनको कुछ भी नहीं, उन्होंने करने दिया। जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मिस यूज़ ऑफ पावर को फेवर करते हैं, लेकिन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस नहीं करते। इसी वजह से जहाँ पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बन जाएँ वहाँ पे एक वर्चुअस साइकिल चलता रहता है, ना कि एक विशियस सर्कल। जो चैप्टर नंबर 12 है वो एक विशियस सर्कल के बारे में और वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जिस तरह इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस किसी को मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं करने देते, इसी तरह एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हर मिसयूज़ ऑफ पावर को फेवर करते हैं। ये आपने इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो सियरा लियोन, ग्वाटेमाला और यूएस साउथ की है, जो कि मैंने इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें डिटेल्स इसकी बुक बताई हुई हैं, स्टोरीज। तो मेनली इस चैप्टर का क्रक्स ये है कि जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक्सट्रैक्शन को ही फेवर करते हैं, अब्यूज़ ऑफ पावर को ही फेवर करते हैं, वो एलीट्स को फेवर करते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है। इस चैप्टर के एंड में ऑथर ने एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया है सोशियोलॉजी का, जो कि है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। इसके मुताबिक जो एक लीडर होता है ना वो लोगों से प्रॉमिस करता है कि मैं रेडिकल चेंज लेके आऊँगा, मैं इन सब करप्शन को, इन चोरों को ख़त्म कर दूंगा और इस गवर्नमेंट को ख़त्म कर दूंगा, एक नया सिस्टम लेके आऊँगा। लोग कहते हैं कि वाह वाह, और वो लीडर पॉपुलिस्ट लीडर बन जाता है। फिर वो लीडर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देता है और अपनी गवर्नमेंट बना लेता है। लेकिन जब वो गवर्नमेंट बना लेता है फिर वो बिल्कुल वैसे ही रूल करता है जैसे उससे पहले लोग रूल कर रहे थे। तो इसको बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, और ये बहुत ही आयरॉनिक होता है। तो बेसिक, लेकिन ये हर जगह होता है। प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे जो कि जिम्बाब्वे से हैं, वो इस सेम आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की से आए थे, और भी हमारे पास न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। सो जस्ट लाइक द सेम थिंग हैपेंड इन सियरा लियोन, ग्वाटेमाला एंड यूएस साउथ, और जो सेम विशियस सर्कल था वो केप्ट ऑन रिपीटिंग। अब जो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है व्हाई नेशंस फेल टुडे, ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बेसिकली 8 शॉर्ट सेक्शंस हैं जिसमें ऑथर ने डिस्कस किया है। पहले सेक्शन में वही लॉटरी ऑफ जिम्बाब्वे जो कि मैंने अभी कहा कि प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे उन्होंने एक लॉटरी मुनक्किद करवाई, एक नेशनल लॉटरी। इसमें लोगों ने वो लॉटरी ख़रीदी और जब वो लॉटरी जीती तो यू नेवर इमेजिन कि वो लॉटरी कौन जीता, वो लॉटरी उस मुल्क का प्रेसिडेंट जीता। मतलब कि इतना अंधा राज था कि एक मुल्क में लॉटरी होती है, नेशनल लॉटरी, और वो उस मुल्क का प्रेसिडेंट ही जीत जाता है। तो ये बेसिकली बहुत आयरॉनिक बात है। लेकिन जहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ ऐसा होता है। फिर इसी तरह ऑथर ने डिस्कस किया इसमें सियरा लियोन का केस, जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ होता है, मतलब चाइल्ड लेबर करवाया जाता है और लोग बच्चों को एजुकेशन नहीं देती और गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करती है। फिर ऑथर ने यहाँ पे लैटिन अमेरिकन स्टेट्स, कोलंबिया का डिस्कस किया है। फिर ऑथर ने नेक्स्ट सेक्शन में इकॉनमी ऑफ अर्जेंटीना को डिस्कस किया है। एक और सेक्शन में ऑथर ने नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को के बारे में किया है कि वो कैसे अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू को मेनटेन रखते हैं और वो नई करेंसी बना दी ताकि लोग अपनी ओल्ड करेंसी
डेमोक्रेसी को छोड़ दें और लोगों की सारी सेविंग्स भी ज़ाया हो गई। तो बेसिकली ऑथर कहता है कि ये कंट्रीज जो कम्युनिस्ट बनती हैं जैसे कि नॉर्थ कोरियन, लेकिन ये मार्क्सिज्म को फॉलो नहीं करती, इन्हें पता ही नहीं है कि असल मार्क्सिज्म क्या होता है, इन्होंने एक अपना ही मार्क्सिज्म बनाया हुआ है। इसी तरह ऑथर ने डिस्कस किया केस ऑफ उज़्बेकिस्तान, जिसमें कॉटन ग्रो करवाई जाती है और वहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसी तरह एंड पे ऑथर ने बेसिकली इस चैप्टर में उज़्बेकिस्तान, कोलंबिया, नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट और सियरा लियोन की केस स्टडीज़ डिस्कस की हैं। चैप्टर नंबर 14 जो कि है ब्रेकिंग द मोल्ड। तो इस चैप्टर में ऑथर ने बेसिकली 3 मेन कंट्रीज़ को डिस्कस किया है, बोत्सवाना, यूएस साउथ एंड चाइना। तो बोत्सवाना में ऑथर ने ये डिस्कस किया है कि मेनली 3 ट्राइबल चीफ्स थे बोत्सवाना के, जब तक बोत्सवाना कॉलोनी भी नहीं था। तो ये ट्राइबल चीफ बेसिकली लंदन जाते हैं और लंदन जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी जो आइलैंड है ना उसको कॉलोनाइज कर लें, क्योंकि वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि इस आइलैंड को जब्त करने के चक्कर में होता है। तो ये बेसिकली 3 ट्राइबल चीफ इंग्लैंड जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं लंदन में, तो इंग्लैंड इसको कॉलोनाइज कर लेता है और इंडिपेंडेंस के बाद आज बोत्सवाना एक सक्सेसफुल कंट्री है। ये भी एक कॉलोनी था ना, ये भी उतना ही अनसक्सेसफुल हो सकता था जितने की यूरोप की बाकी कॉलोनीज, लेकिन ऑथर कहता है कि ये नहीं हुआ। ऑथर ने कहा इसकी वजह ये थी कि बोत्सवाना बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस या बिफोर इट बिकेम अ कॉलोनी, उससे पहले भी ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। वहाँ पे जब ये ट्राइबल चीफ लंदन गए थे तो वो अपने लोगों की मर्जी से गए थे, वहाँ पे एक पूरा निज़ाम था डेमोक्रेसी का, वहाँ पे जो भी चीफ कुछ कहता था वही फैसला होता था, लेकिन एक आम बंदे के पास भी इख्तियार था कि वो चीफ से डिसएग्री कर सके और उससे बहस कर सके या उसका डिसीजन चेंज करवा सके। इसी तरह ऑथर ने यूएस साउथ में डिस्कस किया है कि यूएस साउथ में जो लोग रहते थे वो यूएस नॉर्थ के लोगों को सिर्फ मतलब नीचे वाले जो लोग एरियाज़ में लोग रहते थे वो बस नॉर्थ में एरियाज़ में जो लोग रहते थे उनको सर्व करते थे, और मेनली जो ब्लैक लोग थे उनके पास कोई राइट नहीं होता था। और बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जिम क्रोज लॉज बना दिए और लेकिन फिर भी जिम क्रोज लॉज भी वही बातें थी ना, उसमें भी काले और गोरे में फ़र्क रहा, उनकी सेग्रीगेशन रही कि काला और गोरा सेम स्कूल में नहीं जा सकता, काला और गोरा सेम बस में साथ एक सीट पे नहीं बैठ सकता। तो इस कदर एजुकेशन में डिफरेंस था। इसी वजह से जो गोरे थे वो ऊपर से ऊपर अमीर हुई जा रहे थे, एजुकेटेड हुई जा रहे थे, और जो काले थे वो बेचारे गरीब और अनएजुकेटेड रह रहे थे। लेकिन जब यूएस साउथ में वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि बस रोज़ा पार्क ने कहा कि अब नो मोर जिम क्रोज लॉ, और उन्होंने इस पूरी सेग्रीगेशन को ख़त्म किया। फिर एंड पे आके कालों को सारे हकूक़ मिले वही जो गोरों के पास थे। तो उससे क्या हुआ कि ब्रेकिंग द मोल्ड हो गया और पूरा यूएस एक इंक्लूसिव तरफ और एक इंडिपेंडेंट एम्पावरमेंट की तरफ मूव किया। इसी तरह चाइना ने जब ब्रेकिंग द मोल्ड की तो उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने अपनी जो रेवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन थी जो कि माओ ज़ेडुंग ने स्टार्ट की थी, दंग सियाओपिंग ने उसको ख़त्म किया और उसने उसको टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में कन्वर्ट किया। माओ ज़ेडुंग के बाद जो मेन पावर के लिए 2 मेन पार्टीज थी, एक दंग सियाओपिंग की पार्टी थी जो कि मॉडरेट थे और एक और पार्टी थी जिसको गैंग ऑफ 4 कहते थे। तो अब ये दोनों थे, लेकिन उस टाइम चाइना में एक प्रीमियर भी होता है, ठीक है, मेन जैसे प्रेसिडेंट हो के ऊपर भी एक ना प्रीमियर होता है, फॉर एग्जांपल एक मोनार्क की तरह का। तो वो उस टाइम उसका नाम ख्वा गुआफंग था। तो दंग सियाओपिंग ने पहले उसके साथ पार्टी बनाई और जो गैंग ऑफ 4 था उनको साइड कर दिया। बाद में दंग सियाओपिंग ने पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आया और उसने इस प्रीमियर को भी चेंज कर दिया, लेकिन ग्रेजुअली। और फिर उसने चाइना के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनको इंक्लूसिव बनाया, और इसी वजह से जो आज का हम चाइना देखते हैं वो दंग सियाओपिंग के इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का नतीजा है, ना कि माओ ज़ेडुंग के एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली ब्रीफली इनकी तीनों की केस स्टडी बता दी है। अब चैप्टर नंबर 15 पे चलते हैं। ये लास्ट चैप्टर है बुक का, तो ऑथर ने इसमें अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को समराइज़ किया है। तो ऑथर ने डिस्कस किया है कि जो दुनिया में लिविंग स्टैंडर्ड्स और इनइक्वालिटी उसकी क्या वजह है। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे प्लूरलिज्म और सेंट्रलाइजेशन को डिस्कस किया, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया है। जो सेक्शन है द इरिजिस्टिबल चार्म ऑफ अथॉरिटेरियन ग्रोथ, उसमें ऑथर ने डिस्कस किया है कि जो चाइनीज स्टाइल ग्रोथ है ना वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस के अंडर है। तो ऑथर को ऐसा लगता है कि ये सस्टेनेबल नहीं होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल हो भी सकती है अगर ये इनोवेशन को चांस दें, क्योंकि ऑथर के मुताबिक चाइना की अभी जितनी भी ग्रोथ है वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे बेस करती है, इनोवेशन पे बेस नहीं करती। और इनोवेशन के बिना कोई भी जो आपके इंस्टीट्यूशन है, कोई भी आपकी सक्सेस है वो हमेशा के लिए मुस्तकिल नहीं हो सकती। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है यू कांट इंजीनियर प्रॉस्पेरिटी, इसमें ऑथर ने एक एग्जांपल कोट की है कि जो IMF है वो अक्सर मुल्कों को जब कर्जा देता है तो उन पर स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स लगा देता है, पाकिस्तान पे भी लगाता है। और ऑथर कहता है कि ये स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो IMF है उसने जिम्बाब्वे, सियरा लियोन इस तरह की कंट्रीज पर लगाए हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं ये IMF का सिर्फ एक तरीका है टू इंजीनियर प्रॉस्पेरिटी, लेकिन ऑथर के मुताबिक आप प्रॉस्पेरिटी को इंजीनियर नहीं कर सकते। अगर आपको खुशहाली लानी है तो आपको वहाँ पे उनके इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरीके
तरीके से चेंज करना पड़ेगा, पूरी तरीके से रीबिल्ड करना पड़ेगा। ये इस तरह थोड़े बहुत स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम कि अपने बैंक को इंडिपेंडेंट बना दो या लोगों को पेट्रोल पे सब्सिडी ना दो, इस तरह के प्रोग्राम से कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर किसी मुल्क को सच में खुशहाली लानी है कि उनका पूरा इंस्टीट्यूशन रीबिल्ड करवाएं। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे फॉरेन एड को भी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंट्रीज़ फेल हो जाती हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा फॉरेन एड मिली, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन वहाँ अगर आप जाके देखें, उनके विलेजेस में देखें तो वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा उनके विलेजेस के ऊपर। तो ऑथर ने कहा कि अगर किसी कंट्री में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस है ना, तो कितनी मर्जी उन्हें अरबों भी अगर आप फॉरेन एड देंगे ना, वो सारी करप्शन में ज़ाया हो जाएगी, ले मैन तक कोई पैसा नहीं पहुँचेगा। तो ऑथर ने कहा कि फॉरेन एड भी सिर्फ तभी बेनिफिशियल हो सकती है पहले आप उनके इंस्टीट्यूशंस को ठीक करें, वहाँ से करप्शन खत्म करें, उनको इंक्लूसिव बनाएं, फिर ये एक नेशन एम्पावर्ड हो सकता है। सो बेसिकली ऑथर ने बिल्कुल सही कहा है। और एट द एंड ऑथर्स ने ये भी कहा है कि अगर आप उनकी बुक को इस नज़र से पढ़ेंगे कि आपको पॉलिसीज रिकमेंडेशंस मिलेंगी, तो वो शायद आपको इसमें ना मिलें, क्योंकि ये बेसिकली केस स्टडीज़ हैं डिफरेंट नेशंस की कि किन नेशंस ने क्या आइडियोलॉजीज फॉलो की हैं और क्या किसकी सक्सेस की वजह बनी है। एक मेन रीज़न जो ऑथर बताता है वो ये है कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, दे विल ऑलवेज गिव यू सक्सेस। लेकिन एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस के अंडर जो ग्रोथ है, अगर रशिया की ग्रोथ है या चाइना की ग्रोथ है, तो वो ऑथर के नज़दीक सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन वो भी सस्टेनेबल हो सकती है अगर वो इनोवेशन को साथ साथ लेके चलें। सो दिस वाज ऑल। आई होप कि मैंने जो वीडियो बनाई है ये आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो, आपको इसकी पूरी समझ आई हो। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इधर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की समरी PDF में या डॉक्यूमेंट वर्ड में चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसकी सारी स्क्रिप्ट लिखी है, तो आई कैन गिव यू दैट। और प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको ये समरी कैसी लगी अपने व्यूज़ के ज़रिए कमेंट्स में। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली जो लोग बुक्स में इंटरेस्टेड हैं या किसी के कोर्स में ये बुक आती है, तो आप उनको ये ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।